हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज से हम कल्चर एंड हेरिटेज की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जो पोल किया था अपने चैनल पे, बहुत से स्टूडेंट्स ने कल्चर एंड हेरिटेज के वीडियो को मांगा है, तो मैंने सोचा चलिए हम इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के लिए, अदरवाइज अगर आप यूपीएससी, सीएससी यानी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जिससे आप समझ सकें कि इन्हें किस तरह से पूछा जाता है और हमें अगर तैयार करना है तो इसे किस तरीके से तैयार करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, यानी 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इससे रिलेटेड फीचर्स को बताना है कि कौन से फीचर्स सही है, कौन से फीचर्स गलत है। तो पहला है डेफिकेशन ऑफ बुद्धा। डेफिकेशन ऑफ बुद्धा का मतलब होता है कि जो बुद्ध हैं उनकी मूर्ति पूजा करने पर फोकस करना। फिर है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व। ट्रेडिंग द पाथ्स ऑफ बोधिसत्व का मतलब होता है कि जो बोधिसत्व हैं वो बुद्ध के एक जन्म की बात है और बुद्ध के बहुत सारे जन्मों में से एक जन्म है बोधिसत्व। तो क्या वो उस पाथ पर चलते हैं? कौन लोग? क्योंकि ये महायान के बारे में पूछ रहे हैं। फिर इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, और क्या ये लोग इमेज की पूजा करते हैं? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध में 2 तरीके के कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं महायान और एक होते हैं हीनयान। तो जो महायान होते हैं वो इमेज की पूजा करते हैं, यानी कि जो मूर्ति होती है उसकी पूजा और उसके रिचुअल्स को करते हैं। और उसकी जगह पर जो हीनयान होते हैं वो इमेज पूजा नहीं करते, बल्कि वो बुतों को मानते हैं, यानी उनके नाम के, उनके चरणों के वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस आधार पर कौन से क्वेश्चन सही होंगे? क्योंकि हम हीनयान के बारे में नहीं, हमसे यहाँ महायान के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि अगर हम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं या जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी हर एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कुछ पेयर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत। यानी यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और उस नाम का यहाँ पे मतलब बताया गया है। तो हमें देखना है कि क्या इस नाम का यही मतलब है, क्योंकि हिस्ट्री में कई प्रकार के पुराने नाम्स होते हैं और उससे रिलेटेड उसके मतलब होते हैं। वो जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक है परिवर्जक। परिवर्जक क्या? रिनेक्शिएंट एंड वंडर्स होते हैं। फिर है श्रमण। श्रमण प्रीस्ट विद हाई स्टेटस होते हैं। या फिर उपासक। उपासक ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म होते हैं। तो इनमें से कौन सा पेयर सही है ये आपको बताना है, करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, जो परिवर्जक हैं वो रियंसियंट एंड वंडरर्स होते हैं और जो उपासक हैं वो ले फॉलोवर्स और बुद्धिज्म होते हैं। लेकिन ये जो श्रमण है ये प्रीस्ट विद हाई स्टेटस नहीं होते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी आप आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज की तैयारी करेंगे। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर विशेष फोकस करना है, यानी कि विशेष ध्यान देना है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। यानी कि इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से जो बुद्ध जी फ्यूचर में एक अवतार लेंगे उस अवतार का नाम क्या है? जैसे कि सनातन धर्म में कहा जाता है ना कि कल की भगवान अभी अवतार लेंगे, उसी प्रकार बुद्ध धर्म में भी किसी अवतार की बात कही है तो उस अवतार का हमें नाम बताना है। क्या वो अवालोकितेश्वरा है, लोकेश्वरा है, मैत्रेय है या फिर पदमपनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैत्रेय। और ये है उसकी फ़ोटो जो कि इंडियन हिस्ट्री में बताई गई है। तो हमें कल्चरल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज को पढ़ने के लिए पहली बात तो ये ध्यान देना है कि हमें किन किन क्वेश्चन पे फोकस करना है, किन किन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। साथ ही हमें थोड़ी बहुत फोटो का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर हम कल्चर एंड हेरिटेज को पढ़ते समय कुछ फोटोग्राफ को अपने साथ देखते हैं, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा रिकॉल है या ये हमारी याद करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होती है और एग्जाम के टाइम पे ये हमें बहुत ही आसानी से याद आ जाता है और जो बहुत ही ईजी लगने लगता है, जो कि हमेशा हार्ड लगता है लेकिन वो इमेजेस के माध्यम से थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ गए कि हमें किस तरह से तैयार करना है। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार पढ़ेंगे। अब अगर हम यहाँ पे पीडीएफ की बात करें तो एपीएफसी के लिए इंडियन कल्चर हेरिटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसी के लिए एपीएफसी की जो पीडीएफ का पैकेज रखा है, ये पूरी पीडीएफ का पैकेज है जो आपको 499 में मिल जाएगा। एपीएफसी के लिए अगर आप लेना चाहें तो उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ कल्चर एंड हेरिटेज को भी रखा हुआ है। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस। इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एपीएफसी के प्रोस्पेक्टिव से, जो आप पूरा यदि लेना चाहें आपको 499 में मिल जाएंगी। और अगर आप ईओ एओ के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये 3 टॉपिक ईओ एओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इसकी अगर आप कंप्लीट पीडीएफ पैकेज लेना चाहते हैं तो वो आपको 399 में मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम एक बार पीडीएफ को देखना चाहते हैं। तो देखिए, जो मैं वीडियो में बता रही हूँ, आपको वीडियो में पढ़ा रही हूँ, वीडियो में आपको नोट्स दिख रहे हैं, वही आपको सेम
PDF में मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि PDF में के लिए आप हमें पे कर रहे हैं। लेकिन इसको आप अच्छे से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि कल्चर हेरिटेज का जो ये फर्स्ट क्लास है जो आज अभी चल रहा है, इस क्लास की कंप्लीट PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे दे दूँगी, ताकि आप देख सकें। लेकिन आगे जितने भी कल्चर हेरिटेज के आएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको पे ही करना पड़ेगा। तो ये जो पहली क्लास का PDF है ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके साथ एक और ऑफर है, अगर आप प्रेफर करें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की PDF लेना चाहते हैं, सिंगल सब्जेक्ट जैसे इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉस की केवल PDF लेना चाहते हैं, सोशल सिक्योरिटी लॉस की अकेले PDF लेना चाहते हैं, स्कीम्स की सिर्फ PDF लेना चाहते हैं, या कल्चर एंड हेरिटेज की PDF लेना चाहते हैं, तो ये आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की जो PDF यदि चाहिए तो आपको उसके लिए 200 पे करना होगा एक सब्जेक्ट के लिए। तो वो अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आपको पूरा पैकेज लेना है या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट एक टॉपिक का ही PDF लेना है। PDF का जो कैसे हमें कांटेक्ट करना है PDF के लिए, इसकी सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। ये यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना कल्चर हेरिटेज की टाइमलाइन बोल लीजिए, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल लीजिए, या हिंदी में इसे बोल लीजिए कालक्रम। कहने का मतलब इसमें यह है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में किस प्रकार काल स्टार्ट हुए, किस प्रकार एक एक फेज़ आए, और हम कैसे एक एक फेज़ के माध्यम से कल्चर को देखते गए। कल्चर हेरिटेज या अर्थ का मतलब आप क्या समझते हैं कि जो हमारी अर्थ है उस पर जैसे जैसे पीरियड्स चले हैं, यानी सबसे पहले ह्यूमन्स आए, फिर उसके बाद उन्होंने शिकार वगैरह किया, फिर उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर को अपनाया। तो इसी दौरान उन्होंने कई चीज़ों को बनाया, कई चीज़ों का विकास किया, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो पॉट्स हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हों जैसे कि ताजमहल वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारा अब कल्चर बन गया है, या कुछ रीति रिवाज थे जो पुराने समय पे चलते थे, तो जो पहले कल्चर होता था या पहले जो कुछ भी बनाया गया जो हेरिटेज हो गया, अब ये सारी चीज़ों को ही पढ़ना, ये सारी चीज़ों को जानना, यही होता है आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तो सबसे पहले टाइमलाइन एंड कालक्रम को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और चूंकि कालक्रम और टाइमलाइन बहुत ही लॉन्ग है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि ये हमारा क्लास फर्स्ट है, इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा कालक्रम देखेंगे, यानी थोड़ी सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे, और इसके बाद हम सीधे अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज का। और उसके बाद जब सेकंड क्लास हमारा आएगा तो हम आगे का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी आगे की टाइमलाइन, आगे का कालक्रम देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्ट कल्चर और हेरिटेज का टॉपिक होगा इसे स्टार्ट करेंगे। एक ही क्लास में सारा का सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे, सारा का सारा कालक्रम नहीं देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने पहली बार आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज को देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब विकास होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले पीरियड आया पेलियोलिथिक, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। ये पाषाण काल था। लिथिक का मतलब आप समझ लीजिए स्टोन, यानी कि पाषाण, यानी कि स्टोन एज। तो आपको एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे जब भी हम आर्ट कल्चर को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 प्रकार की एज आएंगी। एक होगी स्टोन एज, फिर उसके बाद हमारी आएगी ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद हमारी आएगी आयरन एज। और इन्हीं तीनों एज के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या नई नई चीज़ों का विकास हुआ, कैसे कैसे सभ्यता आगे बढ़ी, यही हमें जानना है। दैट इज़ कॉल्ड आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तो सबसे पहले पेलियोलिथिक पूरा पाषाण काल आया। ये वो काल था जब पृथ्वी पर आइस थी, यानी आइस एज था, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी। और ऐसे समय पे जब बर्फ़ ही बर्फ़ हो तो थोड़ा सा जीवन यापन करना मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में जो लोग थे वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, यानी शिकार करते थे, हंटिंग, या फिर जो भी उनको पेड़ों से गिर गया, कोई भी चीज़ मिल गई उसे प्राप्त कर लेते थे, यानी गैदरिंग करते थे। तो पेलियोलिथिक काल में जो लोग थे वो क्या थे, हंटर थे या फिर गैदरर थे, हंटिंग करते थे या गैदरिंग करते थे। और ये कौन सा काल था, ये था आइस एज। और इस समय पे चूँकि लिथिक का मतलब मैंने आपको बताया कि पाषाण होता है, स्टोन होता है, तो पेलियोलिथिक कौन सी स्टेज में आएगा, ये आएगा हमारा स्टोन एज में। स्टोन एज का मतलब ये है कि इस समय जितने भी हथियार या औजार या किसी भी चीज़ की निर्माण होता था वो स्टोन से होता था, पत्थरों से होता था, इसीलिए इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, या हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। अब हम आएंगे मध्य पाषाण काल में, यानी कि मीजोलिथिक, जो कि पैलियोलिथिक के बाद का चरण है, पैलियोलिथिक के बाद का फेज़ है मीजोलिथिक। इसमें क्या होता है कि आइस एज के बाद पृथ्वी थोड़ी सी गर्म होती है, थोड़ी सी वार्म होती है, और जब वातावरण में थोड़ा चेंज होता है तो आप देखते होंगे कि नए नए प्लांट्स, नए नए पौधों का विकास होता है। तो इस दौरान जो एक फ्लोरा और फ्लोना,
ये विकसित होने लगे। ये प्लांट्स के नेम है, लीव्स हैं। तो ऐसे में जब ये चीज़ें नई नई स्टार्ट होने लगी तो जो वहाँ के लोग थे उनमें भी थोड़ा थोड़ा विकास हुआ। तो वो पहले जो हंटिंग करते थे, बड़े बड़े एनिमल्स की हंटिंग करते थे, यहाँ पर वो स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग करने लगे और छोटे छोटे जानवरों को पकड़कर अपना काम करने लगे। और उसके साथ थोड़ा वो पेड़ पौधों का भी उपयोग करने लगे, क्योंकि इस साल तक जो मौसम था वो वार्म हो गया था एंड नई नई पेड़ पौधों की प्रजातियाँ आने लगी थी। ये कौन सा काल था? मीजोलिथिक काल, मध्य पाषाण काल। इसके बाद हमारा आया नियोलिथिक पीरियड, या जिसको हिंदी में बोलेंगे नवपाषाण काल। ये वो काल है जिसमें कि पृथ्वी और भी ज़्यादा वार्म हो गई है, गर्म हो गई है, साथ ही के साथ ड्राई हो गई है। तो ऐसे में बहुत से पेड़ पौधे विकसित होने लगे। तो ये वो काल है जिसमें लोगों ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा कि एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग कब हुई? नियोलिथिक फेज़ में, यानी कि नवपाषाण काल में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब जब एग्रीकल्चर आ गई तो यानी कि लोग यहाँ पे ये जानने लगे कि हमें जो बीज है यानी सीड्स के थ्रू हम पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, यानी सभ्यता का और अधिक विकास होने लगा। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है कि नियोलिथिक फेज़ में यानी नवपाषाण काल में ही एग्रीकल्चर का उदय हुआ। और इसके बाद हमारा आया फेज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जबकि पहला ही पार्ट है जो हमें आर्ट एंड कल्चर से में जब स्टार्ट करना है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से करना है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ तक आप देख रहे हैं कि यहाँ तक एग्रीकल्चर आ गया था, यहाँ तक जानवरों का डोमेस्टिकेशन होने लगा था, यानी जानवरों से उधर जाया जाने लगा था जानवरों के माध्यम से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान क्या हो रहा था कि ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि जो व्यापार है वो होने लगा था, क्योंकि यहाँ तक एग्रीकल्चर तो हो ही गया था। तो लोग यहाँ पर जाने लगे थे कि इन्हीं जो चीज़ें वो पैदा कर रहे हैं, जो चीज़ें वो स्टोन के माध्यम से बना रहे हैं, वो उसे दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों पर ले जाकर उसे बेच सकते हैं, तो व्यापार कर सकते हैं। तो ये फेज़ था कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि शहरीकरण सभ्यता, जहाँ पर शहरीकरण स्टार्ट हो गया था, ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप कि यहाँ से यहाँ फेज़ को आप अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ से यहाँ तक के फेज़ को आप अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा फेज़ आएगा चालकोलिथिक फेज़, जिसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। तो यहाँ पर आप चालकों से और ताम्र से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कॉपर का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया, यानी लोग कॉपर को जानने लगे, कॉपर को बनाने लगे। कॉपर यानी तांबा। ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक एज आ गई, यानी कि कॉपर यहाँ पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम ये जितनी भी ऊपर की फेजेस पढ़ रहे थे ये थी हमारी स्टोन एज, क्योंकि यहाँ तक लोगों को सिर्फ पत्थरों का ही प्रयोग करना आता था, मेटल का यूज़ करना वो नहीं जानते थे, यानी मेटल अभी नहीं आया था। लेकिन चालकोलिथिक जो एज आई है उसमें मेटल का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है, कॉपर यहाँ पर बन गई है, दैट इज़ कॉल्ड चालकोलिथिक एज, ये जिसे कि बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। इस काल के बाद हमारा आया वैदिक एज, जिसको बोलते हैं वैदिक काल। तो चालकोलिथिक के बाद हमारी आई वैदिक एज यानी वैदिक काल, और ये वही काल है जिसमें रीति रिवाजों, रिचुअल्स का उदय हुआ। और यहाँ पर हमारे 4 वेद आए, जिनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जिसमें जो सबसे पहला वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद ये हमारी वैदिक एज आई, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में एंड महाजनपदास में। और महाजनपद जो है वो 16 महाजनपद है नंबर में, संख्या में, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद होता है उसका नाम है मगध। मगध महाजनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपद है। और आगे का जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, आगे का जो भी कार्यक्रम है वो मगध से ही स्टार्ट होता है, जिसे हम नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। यहाँ पर हम अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि जो कालक्रम जो हम अभी तक देख रहे थे उसे क्लोज करते हैं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बता देते हैं कि जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर है यानी जो कालक्रम है उसे हम एक ही वीडियो में पूरा नहीं देखेंगे, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके बाद क्या आया। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। और इसके बाद मगध के बाद जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कालक्रम है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता बोल लीजिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोल लीजिए, दोनों एक ही नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस सभ्यता में क्या क्या आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज
की चीज़ें विकसित हुई, हमें वहाँ से अब स्टार्ट करना है। तो ये कालक्रम का जो टॉपिक था वो आई होप कि आप पूरा अच्छे से समझ गए हैं, और इसके आगे का मगध के आगे का कालक्रम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आया पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर चालकोलिथिक, फिर वैदिक एज। उसके बाद वैदिक एज 2 पार्ट्स में, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड महाजनपदार्थ, जो कि 16 में है, 16 नंबर है महाजनपद के, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो है मगध। अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही सभ्यता है, इसके 2 अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अलग अलग स्थान है, अलग अलग केंद्र, उसके नाम पता होना चाहिए। तो जो नॉर्थ में है यानी उत्तर में है उसका नाम है मांडा, जो वेस्ट में है पश्चिम में है उसका नाम है सुताकैंडोर, ईस्ट में जो पूर्व में है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और फिर साउथ में है यानी कि जो दक्षिण में है वो है दाइमाबाद। ये चारों नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के वो इंपॉर्टेंट स्थान जो कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है, दोनों के अलग अलग नाम है। हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल लीजिए या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लीजिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे बसी हुई है, और जो मोहनजोदारो है ये इंडस नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है। लोग यही सोचते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो इंडस, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, तो सोचते हैं कि जब हड़प्पा ही इंडस है तो ये इंडस नदी के किनारे होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे बसी हुई है, और जो मोहनजोदारो है हड़प्पा का ही एक स्थल वो है इंडस नदी के किनारे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लीजिए या फिर इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल लीजिए, ये एक प्रकार की सभ्यता है। जैसे कि आप पूरा एक भारत देखते हैं, ये पूरा ऐसे एक भारत होता है, तो ये इसके अंदर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कानपुर हो गया या फिर मुंबई हो गया या गुजरात हो गया। तो इसी प्रकार इसके अंदर बहुत सारे जगह आएंगे, जैसे कि मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर या हड़प्पा सभ्यता के अंदर। नाम आपको ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है जो कि जिसका दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस नदी के किनारे नहीं बल्कि ये रावी नदी के किनारे बसी हुई थी, और जो इस हड़प्पा सभ्यता का ही एक पार्ट है, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही आता है मोहनजोदारो, ये है इंडस नदी के किनारे। अब हम एक एक देखते जाएंगे कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें क्या क्या चीज़ें आई। हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो आया मदर गॉडेस का स्कल्पचर। इसकी फोटोग्राफ अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मदर गॉडेस का जो स्कल्पचर है, यानी मदर गॉडेस की एक प्रतिमा, एक मूर्ति, वो किस सभ्यता में आई? हड़प्पा सभ्यता में, ध्यान रखना है। इसके बाद जो व्हीट एंड बार्ले का जो उत्पादन हुआ है इन वुडन मोर्टार, ये भी हड़प्पा सभ्यता में। ध्यान रखना है यहाँ पे राइस नहीं है, चावल की बात नहीं की जा रही, सिर्फ व्हीट और बार्ले की बात की जा रही है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में आई। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 2 पॉइंट्स ही हैं जो कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक तो मदर गॉडेस का स्कल्पचर आया और एक व्हीट एंड बार्ले आया। व्हीट एंड बार्ले का विकास हुआ। यहाँ पर अभी तक चावल की बात नहीं की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो हड़प्पा सभ्यता का मदर गॉडेस है, ये है वो मदर गॉडेस की प्रतिमा, ये है वो प्रतिमा। और उस सभ्यता में इस प्रकार की मूर्तियाँ बनती थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मदर गॉडेस प्रतिमा, जो कि एक भुनी हुई मिट्टी से तैयार की जाती थी। आप देख ही पा रहे हैं कि ये मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन इसकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। तो ये जो मूर्ति मदर गॉडेस की मूर्ति आई है, ये किस सभ्यता से आई है? ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही सभ्यता के नाम है। अब हम देखेंगे मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में आया एक तो सिटाडेल, उसके बाद द ग्रेट बाथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेट बाथ है ये मोहनजोदारो में आया। विशाल स्नानागार, ग्रेट ग्रेनरी, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेनरी थी मोहनजोदारो सभ्यता के समय। पोस्ट क्रिएशन ब्यूरियल, स्कल्पचर ऑफ बियर्ड प्रीस्ट, द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है उसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। ये मोहनजोदारो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल और एक द ग्रेट बाथ और एक पशुपति सील। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो में। इसके अलावा क्या था? देखिए, सिटाडेल कुछ नहीं होता। सिटाडेल एक ऐसी होती है कि जिस समय इस सभ्यता का विकास हुआ था उस समय जो बिल्डिंग्स बनती थी वो थोड़ी सी ऊंचाई पे बनती थी। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ ऊंचाई पे बनी होती हैं, और जो सामान्य छोटे छोटे घर होते हैं वो थोड़ी नीचाई पे बने होते हैं। तो जो ऊंचाई पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं उसे बोलते हैं द सिटाडेल। ग्रेट बात आप समझ गए। विशाल स्नानागार, ये कब आया? ये मोहनजोदारो के समय आया। तो मोहनजोदारो के समय हमें वैसे तो एक सिटाडेल है, सिटाडेल आप समझ गए, जो ऊंची ऊंची चीज़ों पर बिल्डिंग बनती थी, यानी एक तरीके का प्लेटफॉर्म बनाते थे, उस पर जो बिल्डिंग्स खड़ी होती थी, दैट इज कॉल्ड सिटाडेल। और ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, द ग्रेट ग्रेनरी,
पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरल का मतलब होता है जो व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके बाद जो उसकी जो राख वगैरह के साथ किया जाती हैं रिचुअल्स, वो होते हैं पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरल। स्कल्पचर ऑफ बियर्ड प्रीस्ट तो आप समझते हैं जो कि पुजारी होते हैं, उसका स्कल्पचर यानी उसकी एक मूर्ति। इसके अलावा जब फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल और एक पशुपति की सील। तो इंपॉर्टेंट तो ग्रेट बाथ, फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील है, बट आपको थोड़े से और याद रखने हैं, सिटाडेल भी एंड ग्रेट ग्रेनरी भी एंड फेमस बियर्ड ट्रीस्ट भी। तो ये सारी जो चीज़ें आई हैं ये किस सभ्यता के दौरान मिली हैं? ये मिली है मोहनजोदाड़ो के समय। चलिए इसके बारे फोटोग्राफ देख लेते हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो के समय है, ये है हमारी डांसिंग गर्ल, ये है प्रीस्ट मैंने बताया जो कि उस समय जो पुजारी वगैरह होते थे उसका जो स्कल्पचर यानी उसकी जो मूर्ति होती थी, और ये है पशुपति की सील। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मोहनजोदाड़ो के टाइम से कि किन चीज़ों के बारे में पता चला है मोहनजोदाड़ो के टाइम पे। तो वो ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो मैंने ग्रेट ग्रेनरी एंड ग्रेट बाथ वगैरह जो बताया है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी मोहनजोदाड़ो के टाइम की। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे धोलावीरा के टाइम पे एक तो गैंड वाटर रिजर्वर था, यानी पानी भरने का बहुत ही ज़्यादा, पानी को रिजर्व करने की एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। यूनिक हार्नेसिंग सिस्टम थे और स्टेडियम और डैम्स वगैरह थे, यानी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सभ्यता का विकास जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा वाटर की रिजर्व करने की क्षमता थी, बहुत हार्नेसिंग सिस्टम थे, स्टेडियम्स भी बने थे, डैम्स भी थे, कई चीज़ें थी। ये सब थी धोलावीरा के टाइम। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें आपको ध्यान रखना है, इनके नाम को आपको खास तौर पर फोकस करना है। तो धोलावीरा के समय आप देख रहे हैं कि ग्रेट वाटर रिजर्वर था, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा यहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था थी, डैम्स थे, स्टेडियम्स थे। तो ये धोलावीरा के समय की कुछ पिक्चर्स हैं जिसके थ्रू आप थोड़ा थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोथल जो है, लोथल में एक तो पहली बात, लोथल को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर। तो ये क्वेश्चन की पूछा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता या मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं लोथल को। ये ध्यान रखना है। अब इस लोथल में क्या क्या मिला? एक तो नेवल ट्रेड यानी ट्रेडिंग की यहाँ बहुत व्यवस्था थी, वो भी नेवल का मतलब जो समुद्री रास्तों के थ्रू ट्रेडिंग होती थी, यानी बड़े बड़े जो शिप्स होते थे उसके थ्रू व्यापार का आदान प्रदान होता था, दैट इज कॉल्ड नेवल ट्रेड। डॉकयार्ड, अब नेवल ट्रेड की बात होगी तो डॉकयार्ड यानी जो बंदरगाह होते हैं। राइस हस्क, अब ध्यान दीजिएगा कि हमने जो स्टार्ट किया था हड़प्पा सभ्यता से, वहाँ पे राइस की बात नहीं थी, वहाँ पे व्हीट एंड बर्ले की बात थी। लेकिन राइस कब आया है? राइस आया है लोथल में, यानी कि हड़प्पा के बाद, मोहनजोदाड़ो के बाद, धोलावीरा के बाद लोथल जब आया है तब राइस की बात हुई है। तो राइस को आपको कंफ्यूज कराने के लिए बोला जा सकता है कि वो हड़प्पा सभ्यता में आया या मोहनजोदाड़ो में आया था। आपको ध्यान रखना है कि वो लोथल के टाइमिंग पे आया था। राइस हस्क, फायर अल्टर्स, पेंटेड जार, प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरल ऑफ क्रीमेटेड रिमेन्स मैंने आपको बताया कि जो लोग मर जाते थे और उनकी जो राख वगैरह होती थी उससे रिलेटेड जो उनकी चीज़ों को बचाव के लिए रखा जाता था, उनकी यादगार के लिए, उनके रिमेन्स के लिए, ये जो व्यवस्थाएं होती थी ये कहाँ देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती हैं? ये मिलती हैं लोथल के टाइम पे। और लोथल को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस समय राइस का उत्पादन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। राइस हस्क किस समय पर मिला है? लोथल के टाइम पर मिला है। यह है लोथल के टाइम की फोटोग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आप देख रहे हैं कि इस समय तक काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया था। ये अगल बगल वगैरह पानी एंड बीच में एक नगरी सभ्यता आपको दिखाई दे रही है। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आधुनिक एंड विस्तृत एंड शहरीकरण सिविलाइजेशन ये दिखाई देती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये फोटोग्राफ आप लोथल के टाइमिंग की देख रहे हैं, और इसीलिए चूंकि ये बहुत ही खूबसूरत इस समय तक विकास हो गया था, बहुत ही बेहतरीन विकास हो गया था, इसीलिए इस लोथल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर बोला जाता है। आई होप कि अगर यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं, आर्ट एंड कल्चर आपको बहुत ईजी अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा लोथल तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे आएंगे, उनको आपको फोकस करना है। जैसे कि एक तो राखी गढ़ी के टाइम पे थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। तो ट्रेन उस समय आया, और उस समय टेराकोटा ब्रिक्स एंड ग्रेनरी सिमेट्री। टेराकोटा ब्रिक्स जैसे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जैसे कि इस समय ईंटें होते हैं, वो उस समय टेराकोटा के बने होते थे। टेराकोटा एक टाइप का मटेरियल होता था। ये कब आया? ये आया राखी गढ़ी के टाइम पर। ड्रेनेज हुए, ग्रेनरी सिमेट्री हुए, ये जो सारी चीज़ें हुई ये राखी गढ़ी के टाइमिंग पे आई। ताकि ये आप राखी गढ़ी के टाइमिंग पे देख रहे हैं, ये हैं वो ब्रिक्स, यहाँ छोटे छोटे ऐसे आप ईंटें टाइप देख पा रहे होंगे। ये जो बने हुए हैं ये बने हैं टेराकोटा के। टेराकोटा एक मटेरियल, और ये कब आया? ये राखी गढ़ी के टाइम पे आया, टेराकोटा ब्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हर एक सभ्यता से रिलेटेड, हर एक टाइम से रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उस पर ही फोकस करना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, जैसे कि सुरकोटाडा के टाइम, ये पहली बात तो ये गुजरात में था, और ये फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन्स, यानी अब यहाँ पे जो घोड़े हैं, घोड़े की जो बोन्स पहली बार मिली वो कब मिली? सुरकोटाडा के टाइम पे, जो कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो यानी घोड़े के बारे में एक तरह से पता चला, घोड़े का अस्तित्व था उस टाइम पे, ये पता चला कब? सुरकोटाडा से, जो कि इस समय गुजरात में। उसके बाद आया मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। इस समय पॉटरी
और कॉपर टूल्स का विकास होने लगा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चालकोलिथिक एज तक हम कॉपर तक पहुंच चुके थे। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है वहाँ पर हमें पॉटरी मिले, यानी जो पॉट्स होते हैं, एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो ही गया था, आप जानते हैं नियोलिथिक एज में। तो एग्रीकल्चर की जो मटेरियल है उसको रखने के लिए पॉट चाहिए, तो यहाँ पर पॉटरी भी विकसित हो गई थी एंड कॉपर टूल्स भी आ गए थे। कब? मेहरगढ़ के टाइमिंग पे। उसके बाद आया चन्हू दारू। चन्हू दारू भी पाकिस्तान में ही है और ये ओनली इंडस सिटी है विदाउट अ सिटिडल, यानी जितनी भी हमने अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी है, यानी जितनी भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब सिटिडल पे थी। सिटिडल मैंने आपको बताया कि एक ऊंची क्षेत्र जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी होती थी, जमीन ऊंची बनाते थे, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाती थी, बाकी जो छोटे छोटे मकान होते थे वो ऐसे नीचे साइड बने होते थे, वो सिटिडल बोला जाता है। तो सिटिडल अभी तक जितनी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी है उस सब में थी, बट चन्हू दारो वो चीज़ है जिसपे ये सिटिडल नहीं थी। तो ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटिडल, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बीड मेकिंग फैक्ट्री, लिपस्टिक और कोट बाला, ये सारी चीज़ें मिली। तो ध्यान रखिए कि लिपस्टिक का भी विकास हो चुका था चन्हूदारों तक, बीड मेकिंग फैक्ट्री का भी विकास हो गया था चन्हूदारों तक, क्योंकि हम ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर चुके थे। तो चन्हूदार तक फैक्ट्रीज, लिपस्टिक, कोट बाला, ये सब आ गया था। और खास तौर पर ध्यान क्या रखना है कि जो इंडस वैली सिटी है जिसमें सिटिडल नहीं था वो कौन है? वो सिर्फ चन्हूदारो है। बाकी सारी जगह पे आप सिटिडल को पाएंगे। सिटिडल मैंने बताया जो ऊंची ज़मीन पर जो ऊंची बिल्डिंग्स बनती थी, थोड़ी सी ज़मीन से उठी हुई, दैट इज कॉल्ड सिटिडल। अब ये सारे इंपॉर्टेंट सभ्यता से रिलेटेड हमने बात कर ली। अब हम हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको मेन पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं? वहाँ पे ड्वेलिंग हाउसेस थे, यानी हाउसेस बहुत ही खूबसूरत थे, उसमें हर प्रकार की व्यवस्था थी, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सीवेज की हो, हर प्रकार की चीज़ें थी। इसीलिए इस सभ्यता को अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है, शहरीकरण सभ्यता बोला जाता है। पब्लिक बिल्डिंग्स थी, यानी ऊंची बिल्डिंग्स भी थी बड़े बड़े लोगों के लिए, और छोटी छोटी बिल्डिंग भी थी। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी वो सिटिडल भी थी, और जो सामान्य बिल्डिंग थी, जैसे होता है ना कि जो अमीर क्षेत्र होता है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जमीन से थोड़ी उठाव में बनाते हैं, एंड जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो एकदम सिंपल सिंपल से बनाते हैं। तो और उसके साथ पब्लिक बाथ्स थे, तो स्नानागार तो था, जो कि मोहनजोदाड़ो के समय में द ग्रेट बाथ देखा। तो हड़प्पा सभ्यता में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं: ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ। अब इसीलिए चूंकि हड़प्पा सभ्यता में इतनी सारी चीज़ें थी, इसीलिए ये अर्बन प्लानिंग की सभ्यता कही जाती है। इस सभ्यता में बेक्ड ब्रिक्स हाउसेस थे, यानी ब्रिक्स के थे, छोटे छोटे पत्थरों के, ईंटों के छोटे छोटे बने होते थे। इलाबरेट ड्रेनेज सिस्टम था, यानी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, पानी की निकासी बहुत ही बेहतरीन थी, यानी नालियाँ वगैरह की व्यवस्था थी। वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत अच्छा था, और नॉन रेसिडेंटल बिल्डिंग्स थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। एक बार फोटोग्राफ देखेंगे आप और अच्छे से पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी ही खूबसूरत यहाँ छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी हुई है। ये एक पूरा विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ है, ये सब कुछ हड़प्पा सभ्यता बोल लीजिए, या फिर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि विशाल स्नानागार, ग्रेट ब्रिक्स, कई चीज़ें थी, इसीलिए ये अर्बन सिविलाइजेशन बोली जाती है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये सब ब्रिक्स के बने हुए हैं, और ये पूरा ग्रेट बाथ है, यानी बड़ा सा बाथ नहाने का बना हुआ है, और इसमें कई सारे लोग नहाते थे। जैसे कि आजकल के स्विमिंग पूल चले, उस टाइम पर ये विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ होते थे। ये आप ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता का मेन इंपॉर्टेंट है। ये ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी की निकासी, नालियों की व्यवस्था इतनी खूबसूरत कि पानी आसानी से निकल जाए, जो कि आज के समय पे भी नहीं है। आज के समय पे भी आप सुनते होंगे कि मुंबई वगैरह में पानी भर जाता है, बट उस समय जो इतनी पुरानी बात है, उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इसीलिए अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि हड़प्पा सभ्यता में किस मेटल्स का उपयोग किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस मेटल का उपयोग किया जाता था? कॉपर का, ब्रॉन्ज का, लीड का, टिन का। ध्यान देना है, आयरन का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता था। क्वेश्चन फंसा सकता है, आयरन के बारे में भी लिख सकता है, और आप बहुत आसानी से फंस जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कॉपर था, ब्रॉन्ज का प्रयोग होता था, लीड का प्रयोग होता था, टिन का प्रयोग होता था, बट आयरन का प्रयोग नहीं होता था। तो यहाँ पर हमारी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी कवर हो गई हैं। सबसे पहले हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि आप एक चीज़ों को एक सिस्टम से, एक फेस के तरीके से समझ सकें। और अभी ये ऑर्डर नेक्स्ट क्लास में भी चलता रहेगा, क्योंकि पूरा भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता को कवर किया, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया, जो कि आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज से रिलेटेड थे, जिसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ तक अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया, बहुत ही इजीली समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज के टॉपिक्स हैं, जो न सिर्फ आपको यूपीएससी ईपीएफओ के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हों, ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप इसे शेयर कीजिए, और इसकी जो पहला क्लास है, पहले क्लास की फ्री पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी हमारे टेलीग्राम पे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था। बट आगे की जितने क्लासेस होंगी वो आप उसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको उसे परचेस करना पड़ेगा। यदि सिंगल टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको 200 परचेस करना होगा, और अगर कंप्लीट जो पैकेज मैंने आपको दिखाया था वो पैकेज लेना चाहते हैं तो आप वो पैकेज पूरा ले सकते हैं पीडीएफ का। आपको अच्छे समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।